7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां सत्ते पे सत्ता में। पहले हम आपको बिहार के 2 शहरों में नाग पंचमी की शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा की कुछ डरावनी तस्वीरें दिखाएंगे। इसे आप नूह पार्ट 2 भी कह सकते हैं। आज हम पूछेंगे आखिर शोभा यात्रा या जुलूस पर पत्थर वाला कल्चर कब खत्म होगा और इसका मुकम्मल इलाज क्या है। फिर आपको कांग्रेस नेता अजीज कुरैशी से मिलवाएंगे, जिन्होंने आज कट्टर कम्युनल जहर उगला। कुरैशी ने कहा, जब पानी हद से गुजर जाएगा तो मुसलमानों ने हाथ मुंह में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। आज सत्ता की वर्कशॉप में अजीज कुरैशी के पेंच कसने की जरूरत है। फिर खबर देश के उन करोड़ों मोबाइल यूजर्स से जुड़ी जिन्हें सोते वक्त अपना मोबाइल सिर के पास या फिर तकिए के नीचे रखने की आदत है। एप्पल ने आईफोन यूजर्स के लिए एक विस्फोटक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसे एंड्रॉयड यूजर्स को भी सुनना बेहद जरूरी है। फिर उस रेटिंग वाले लेबल की बात करेंगे जो आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते वक्त देखते हैं या करते हैं। क्या आप जानते हैं उसी रेटिंग के नाम पर आपके साथ धोखा हो रहा है। अखबार में हिताची कंपनी के एसी वाले फर्जीवाड़े का ऐसा ही इश्तेहार छपा है। बड़ी खबर दक्षिण अफ्रीका से, जहां प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स समिट के लिए पहुंच चुके हैं, लेकिन पीएम के सामने 2 बड़े टास्क हैं। पहला, अफ्रीकी देशों में चीन की हेकड़ी को कम करना और दूसरा, पाकिस्तान को ब्रिक्स में आने से रोकना। वैसे समिट की शुरुआत के पीएम के भव्य स्वागत से हो चुकी है। फिर बात चंद्रयान 3 की, जिसने लैंडिंग से पहले गुड न्यूज के साथ चांद की नई तस्वीरें भेजी हैं। इसरो के मुताबिक विक्रम लैंडर के सभी सिस्टम एकदम सही काम कर रहे हैं, लेकिन हम आपको लैंडिंग से पहले आखिरी 15 मिनट की वो 5 चुनौतियां बताएंगे जो पूरी हो गई हैं तो समझिए कि काम पूरा हो गया। गुड न्यूज कश्मीर से भी आई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक रिपोर्ट जारी की है और बताया है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद पत्थरबाजी की घटनाएं 91% कम हो गई हैं, जबकि आतंकवादियों और उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी में 5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। तो सत्ता की शुरुआत आज 2 तस्वीरों से करते हैं। एक तस्वीर चंद्रयान 3 की है, जिसका विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास सतह पर लैंड करने के लिए जमीन ढूंढ रहा है, जहां अब तक कोई नहीं पहुंच पाया है। यह लैंडिंग अंतरिक्ष में भारत के सम्मान और प्रभाव से जुड़ी हुई है। दूसरी तरफ बिहार में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने पत्थरों की सांप्रदायिक नफरत को लैंडिंग करवाने में जुटे हुए हैं। वो नागपंचमी की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, लोगों को निशाना बनाकर पत्थरों की झड़ी लगा रहे हैं। यह नफरत की लैंडिंग है जो बार बार हो रही है, लगातार हो रही है। नूह में जो हुआ उसी तरीके की तस्वीरें अब बिहार से भी आई हैं। भारत अजीब से विरोधाभासों का देश है। एक तरफ हम वो देख रहे हैं जो विक्रम लैंडर दिखा रहा है, दूसरी तरफ कैमरा पत्थरबाजों की नफरत दिखा रहा है। ये दोनों दृश्य एक साथ रखेंगे तो महसूस करेंगे कि एक ही दिन में हमें क्या क्या देखना पड़ता है। दरअसल हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके हाथों में पत्थर हैं। वो हमेशा हाथों में पत्थर लेकर खड़े रहते हैं, कभी छत पर, कभी सड़कों पर, तो कभी छिपकर। और उसे जैसे ही कोई शोभा यात्रा या जुलूस दिखता है, वो पत्थर बरसाना शुरू कर देते हैं, मानो शोभा यात्रा देखते ही हाथों में कंपन शुरू हो गया हो और हाथ पत्थर फेंकने के लिए उतावले हो रहे हो। पिछले कुछ समय से ये लगातार हो रहा है, कभी राजस्थान, कभी हरियाणा, कभी दिल्ली, तो कभी महाराष्ट्र में। इस बार पत्थरों के जरिए नफरत का प्रक्षेपण हो रहा है और इन पत्थरों से जख्मों की सांप्रदायिक लैंडिंग कराई जा रही है। बिहार के कई हिस्सों में कल नागपंचमी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई, मोतिहारी में, बगहा में और कई हिस्सों में। लेकिन बगहा में पत्थरबाज गैंग सुपर एक्टिव था। जैसे ही शोभा यात्रा निकली, शिव भक्तों पर पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों समेत 12 लोग घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दरअसल बगहा में महावीर झंडा जुलूस निकाला जा रहा था, तभी जब शोभा यात्रा रतनमाला बड़ी मस्जिद के पास से गुजरी तो 2 पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी होने लगी। देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। पत्थरबाजों को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले चलाने पड़े। इस हंगामे में 12 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें पत्रकार भी शामिल हैं। हिंसा के बाद बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई। पत्थरबाजी की दूसरी घटना मोतिहारी में हुई। नागपंचमी के अवसर पर पूर्वी चंपारण में होने वाले महावीर झंडा जुलूस के दौरान कई इलाकों में पत्थरबाजों ने जमकर पत्थर फेंके। इस घटना में आम नागरिकों के साथ कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोटें आईं। बाद में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज के बाद छोड़ दिया गया। पिछले कुछ दिनों में देखेंगे तो खासकर बिहार में हिंसा ट्रेंड कर रही है। कुछ दिन पहले ही अररिया में एक पत्रकार विमल यादव की हत्या कर दी गई। इससे पहले समस्तीपुर जिले में थानेदार नंदकिशोर यादव की हत्या कर दी गई।
2 दिन पहले बेगूसराय में सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले एक रिटायर्ड शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मोतिहारी में ठेकेदार की हत्या हो गई। ये सब करीब 1 हफ्ते की घटना है। इन्हीं घटनाओं को मुद्दा बनाकर विपक्ष सरकार पर फेल होने का आरोप लगा रहा है, लेकिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार को कहीं अपराध नहीं दिख रहा है। उन्हें सब कुछ अच्छा दिख रहा है। उनके अनुसार बिहार में सुशासन है। यह बयान उन्होंने कुछ दिन पहले ही दिया है। एक बार उनका वो बयान सुनिए, फिर आपको इस घटना पर हुई राजनीतिक प्रतिक्रिया के बारे में बताएंगे। आपराधिक घटना घट रही है, कौन कर रहा है? बिहार आप जरा देखिए तो सर, बिहार में हिंदू क्या बात है? यहाँ कोई आपराधिक घटना कितना कम है, कितना कम है, जरा फिगर तो देखिए। अब फिर से उन लोगों पर आते हैं जिनके हाथों में शोभा यात्रा और जुलूस देखते ही दर्द शुरू हो जाता है और वो बिना पत्थर फेंके रह नहीं पाते। मोतिहारी और बिहार में जो हुआ, अब उस पर खुलकर राजनीति हो रही है। बीजेपी कह रही है कि बिहार पुलिस हमेशा बहुसंख्यक समाज के साथ भेदभाव करती है, तो दूसरी तरफ सत्ताधारी जेडीयू को सब कुछ सही लग रहा है, सब अंडर कंट्रोल है। पत्थर फेंकने वाले कौन है? इसकी क्यों नहीं पहचान होती? नीतीश कुमार जानते हैं पत्थर फेंकने वाला कौन है, इसलिए नीतीश कुमार जी इसका जांच नहीं कराते। इस तेजस्वी की सरकार में कानून का राज है, इसलिए यहाँ बीजेपी की एक नहीं चलने वाली है। चाहे बीजेपी वोटों के ध्रुवीकरण के लिए लाख प्रयास कर ले। ये नीतीश कुमार जी का बिहार है, जहां क्राइम के साथ नो कॉम्प्रोमाइज की नीति है। कोई सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो किसी भी कीमत पर बच नहीं पाएगा। अगर आप भारत के और बिहार के हर नागरिक को एक बराबर नहीं मानिएगा और किसी खास समुदाय को खास लाभ देने के लिए परेशान रहेगा, तो उसी का नतीजा है। तो जब कानून व्यवस्था यहाँ है ही नहीं, तो सांप्रदायिक दंगा भी यहाँ हो सकता है। हो सकता है कई बार आपके मन में ख्याल आता होगा कि पत्थरबाजी जैसी घटनाएं अचानक हो जाती हैं, लेकिन यकीन मानिए कुछ भी अचानक नहीं होता है। इन घटनाओं के पीछे बड़ी साजिश होती है, जिसकी शुरुआत होती है जहरीले और उकसावे वाले बयानों से। ऐसा ही उकसावे वाला बयान कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने दिया। कुरैशी ने जो उकसाने वाली बात कही, उसके 2 बड़े हिस्से हैं। पहले हिस्से में उन्होंने जय गंगा मैया और जय नर्मदा मैया कहने के लिए कांग्रेस को डूब मरने के लिए कहा। दूसरे हिस्से में उन्होंने कहा कि अगर हमें दबाया गया तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। 22 करोड़ मुस्लिम हैं, 1-2 करोड़ मर ही जाएंगे तो कोई बात नहीं, कौम के लिए शहीद कहलाएंगे। कांग्रेस के नेता और पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के इस बयान को सुनिए, फिर आगे की बात करते हैं। हिंदुत्व की, यात्राओं की, जय गंगा मैया, जय नर्मदा मैया, ये शर्म की बात है। मुझे कोई डर नहीं कहने में, निकालते करना पड़ेगा इसको। एक डूब मरने की बात है। नेहरू के वारिस कांग्रेस के लोग आज धार्मिक यात्राएं निकालते हैं, जय बोलते हैं, मैं गर्व से कहूँ मैं हिंदू बोलते हैं। हिंदुस्तान में जमान बर्दाश्त नहीं करेगा। हम एक हद तक बर्दाश्त कर देंगे, लेकिन जब पानी हद से गुजर जाएगा तो मुसलमान ने हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं, तलवार भाई तलवार से पकड़ रखी है। 22 करोड़ लोगों में अगर करोड़ से करोड़ लोग मर जाएँ, कोई हट की बात नहीं है। 22 करोड़ लोगों में अगर लोग शहीद होते हैं कौम के लिए, कौम में हरा लाने के लिए, कौम की फलाह चलाने के लिए, कोई हर्ज नहीं, मर जाना चाहिए हम लोग। लेकिन ना हम हिंदुस्तान छोड़ के जाएंगे,
ना हम तुमको इस मुल्क का वारिस बनने देंगे, ना हम इस्लाम को बढ़ाने देंगे। हम यहाँ पैदा हुए हैं। सुना आपने, लोगों को मारने और मरने की बात करने वाले कुरैशी साहब कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये माननीय राज्यपाल रह चुके हैं, कांग्रेस में काफी रसूख वाले नेताजी माने जाते हैं। इसलिए TV9 ने सोचा कि उनसे पूछा जाए कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो उनका जवाब बेहद चौंकाने वाला था। उन्होंने फिर से कहा कि हमें दबाया गया तो 1-2 करोड़ मुसलमान भले ही कुर्बान हो जाएं, लेकिन हम दबेंगे नहीं। उनका यह बयान एक बार फिर से सुन लीजिए। मुसलमान जो है एक हद तक बर्दाश्त करेगा, उसके बाद जब पानी हद से गुजर जाएगा तो वो भी ईंट का जवाब पत्थर से देगा। ये मैंने कहा था, फिर रिपीट करता हूँ उसको। किससे देगा सर जवाब, किससे देगा? तो हमला करेंगे उसको, जो बढ़ाएंगे नहीं कोशिश करेंगे उसको। तो इस मुल्क की रिएक्शनरी कम्युनल फोर्सेज, इस मुल्क की वो ताकतें जो समझती हैं कि मुसलमान हमलावर हैं, अगर वो नहीं माने और इन्होंने चाहा कि हिंदुस्तान को एक्सपेंड कर दें, ये मुसलमानों का सर्वनाश कर दें, तो दे आर लिविंग अंडर द फूड पैराडाइज। मुसलमान जवाब देगा इसका, मुकाबला करेगा इसका। और 22 करोड़ में से इस मुकाबला करते हुए अगर करोड़ 2 करोड़ बढ़ भी जाए, कोई उसकी बात नहीं है। ऐसा लगता है कि अजीज कुरैशी का सबसे ज्यादा गुस्सा मध्य प्रदेश कांग्रेस को लेकर है, जहां पूर्व सीएम और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ पर सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ झुकने का आरोप लगता है। पिछले दिनों कमलनाथ बाबा बागेश्वर के दरबार में शामिल हुए थे। हिंदू राष्ट्र के सवाल पर उन्होंने कहा था कि जहां 80% हिंदू हैं, वो हिंदू राष्ट्र ही है। इसके अलावा दिग्विजय सिंह नर्मदा यात्रा कर चुके हैं, जहां जय नर्मदा मैया की गूंज थी। तो शायद ये सारी बात अजीज कुरैशी को अच्छी ना लगी हो, इसलिए अब वो नाराज है और उकसाने वाली बातें कहकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। उनके इस बयान पर प्रतिक्रियाएं भी हो रही हैं। कांग्रेस के नेता केवल चुनावी हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। त्रिकुंट लगाना, कोट के ऊपर जनेऊ पहनना, नर्मदा मैया की आरती उतारती हैं प्रियंका दीदी। कमलनाथ जी कहते हैं मैं हनुमान भक्त हूं और हनुमान जी के केक पर छुरी चलाते हैं। राहुल जी केवल चुनाव के वक्त आते हैं मंदिरों में। तो ये कांग्रेस का नकली काम है। और अजीज कुरैशी का बयान केवल अजीज कुरैशी का बयान नहीं। एक हफ्ते पहले दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था, नूज जैसे दंगे होंगे मध्य प्रदेश में। तो क्या ये दंगे कराने की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं? भारत सरकार को अविलंब कार्यवाही करते हुए देशद्रोह और देश में दंगा फैलाने के आरोप में अजीज कुरैशी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी वरिष्ठ नेता को इस तरह से नहीं कहना चाहिए कि 1-2 लाख लोग शहादत दे दें। उन्होंने बोला होगा, सोच समझ के उन्हें बोलना चाहिए, यही मैं कहूंगा इसके ऊपर। पिछले दिनों हरियाणा के नूह में भी शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई थी और अब बिहार से ये तस्वीरें आई हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या अब भारत में सड़कों पर शोभा यात्रा या जुलूस निकालने की गुंजाइश नहीं है? क्या मजबूरी में इसे बंद करना ही एकमात्र समाधान है? क्या देश में शोभा यात्रा और जुलूस पर हमला करने का नया कल्चर शुरू हो गया है? क्या मुट्ठी भर लोग हाथों में पत्थर और चाकू लेकर यह तय करेंगे कि शोभा यात्रा निकलेगी या नहीं, और शोभा यात्रा को अराजकता और धार्मिक उन्माद फैलाने का जरिया बना देंगे? क्या नफरत के पत्थरों की इस लैंडिंग को रोकने का कोई समाधान नहीं है? और सत्ता में अब बात करते हैं उस खबर की जो हमने बिल्कुल शुरुआत में आपसे की थी, और ये सीधे सीधे आपकी जेब से जुड़ी हुई खबर है। मोबाइल पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले खबर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जो कि आपके घर में है। क्या आपने घर में रखे जो एसी को गौर से देखा है? क्या आपने अपने एसी में अलग अलग स्टार लेवल को देखा है? आज इसे देखने और समझने की बहुत ही सख्त जरूरत है, क्योंकि एसी के स्टार लेवल के नाम पर आपके साथ धोखा किया जा रहा है। एसी के लेवल के नाम पर कुछ कंपनियां भ्रामक प्रचार कर रही हैं और इसके जरिए आपको लूटने की कोशिश कर रही हैं। कैसे ये फर्जीवाड़ा हो रहा है, इसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे। आपको वो सरकारी विज्ञापन भी दिखाएंगे जिसे छापकर हिताची के एक एसी को एक्सपोज किया गया है। आपने बार बार एसी की खूबियां बताने वाले विज्ञापन देखे होंगे, लेकिन आज ये देखिए कि एसी में जब गोलमाल होता है तब कैसा विज्ञापन छपता है। लेकिन इस कुंजी को समझने के लिए आपको कुछ मूलभूत बातें पता होना जरूरी है। जब आप एसी खरीदने जाते हैं तो ये जरूर देखते हैं कि एसी पर कौन सा स्टार लेवल चिपका हुआ है, मतलब ये 2 स्टार है, 3 स्टार है, 4 स्टार है या 5 स्टार है। ज्यादातर लोग ज्यादा कीमत देकर 5 स्टार एसी खरीदते हैं और सोचते हैं कि इसमें बिजली की खपत कम होगी,
बिजली का बिल कम आएगा, लिहाजा ये सस्ता आपको पड़ेगा। कंपनियों की ओर से ऐसे ही बड़े बड़े दावे किए भी जाते हैं। सेलिब्रिटीज इन प्रोडक्ट्स का विज्ञापन करती हैं ताकि आपको पूरी तरीके से इस पर विश्वास हो जाए। लेकिन अब आपको अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि स्टार लेवल के नाम पर ट्रिपल धोखा हो रहा है। पहला धोखा ये कि आप ज्यादा पैसा देकर 5 स्टार एसी खरीद रहे हैं। दूसरा धोखा ये कि 5 स्टार वाले एसी में भी बिजली की खपत ज्यादा हो रही है। और तीसरा धोखा जो सीधे आपकी जेब को खाली कर रहा है वो ये कि आपका बिजली का बिल हर महीने ज्यादा आ रहा है और आपको इसका एहसास तक नहीं हो रहा होगा। ये कोई सामान्य दावा नहीं है, बल्कि बाकायदा विज्ञापन के जरिए इसको लेकर चेतावनी जारी की गई। आपने अखबारों में एसी के प्रचार वाले विज्ञापन देखे होंगे, लेकिन यह विज्ञापन आपको फर्जीवाड़े से बचाने वाला, लिहाजा पूरी खबर को थोड़ा गौर से देखिएगा। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अधीन आने वाले ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने यह विज्ञापन दिया है। इसमें बिग ब्रांड कही जाने वाली एसी कंपनी हितैची के 2 अलग अलग मॉडल्स के एसीज को लेकर चेतावनी जारी की गई है। यह भी कहा गया है कि यह एनर्जी एफिशिएंसी के टेस्ट में फेल है, मतलब हितैची कंपनी के ग्राहक से ज्यादा एनर्जी सेविंग के नाम पर ज्यादा पैसे तो ले रही है ये, लेकिन वैसा परफॉर्मेंस नहीं दे रही है। एक विज्ञापन हितैची के विंडो एसी को लेकर है, जिसका मॉडल नंबर भी उसमें लिखा हुआ है RAW511HEDO। इसमें एसी की तस्वीर छापकर उस पर लिखा गया है फेल। साथ में यह कहा गया है कि यह एसी 5 स्टार एनर्जी एफिशिएंसी पैरामीटर में फेल है। वहीं दूसरा विज्ञापन स्प्लिट एसी को लेकर है, जिसका मॉडल नंबर है RSN-G318HEDO। इसकी भी तस्वीर छापकर लिखा गया है फेल। इसको लेकर कहा गया है ये 3 स्टार एनर्जी एफिशिएंसी पैरामीटर में फेल है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने अपने विज्ञापन में ग्राहकों को यह भी बताया कि कोई भी एयर कंडीशनर खरीदने से पहले उसकी स्टार रेटिंग और गुणवत्ता की जांच जरूर करें। विज्ञापन में यह भी बताया गया है कि ब्रांडेड कंपनियों के झूठे विज्ञापन के प्रलोभन से बचने के लिए BE स्टार लेवल पोर्टल, BE स्टार लेवल ऐप या BE स्टार लेवल .com पर जाकर के इसको चेक करें। यह पहली बार नहीं है जब किसी कंपनी को लेकर इस तरीके के विज्ञापन दिए गए हैं। पहले भी इस तरीके से ग्राहकों को अलर्ट किया जा चुका है। इसकी गंभीरता को समझते हुए हमने एक्सपर्ट से इस पर बात की और आसान भाषा में इस फर्जीवाड़े की कहानी को समझने की कोशिश की। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी दुकानों पे जाके ये एसी, फ्रिज सब चीज़ें खरीदते हैं, फिर ये अपनी लैब में टेस्ट करते हैं कि ये उनके मापदंड पे पूरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे। जो एनर्जी क्लेम करते थे वो एनर्जी इनके ऊपर नहीं आ रही थी, ये एनर्जी ज़्यादा ले रहे थे, वोल्टेज ज़्यादा ले रहे थे, जिस वजह से ये फेल हो रहा है। जितनी भी कंपनी है वो कॉशियस रहेंगी, वो सोचेंगी कि अगर उनका सैंपल टेस्टिंग पे चला गया और वो उस मापदंड पे नहीं आता, उनकी भी सेल में फर्क पड़ेगा। मुझे लगता है कि जो इसके जो इनर गैजेट इसमें उन्होंने लगाए होंगे वो कहीं ना कहीं इंफीरियर क्वालिटी के होंगे। जो शायद कॉइल लगाई गई होगी वो इंफीरियर क्वालिटी की हो सकती है। ये 2-3 चीज़ें ही हैं जो इस तरीके के प्रोडक्ट की रेटिंग को प्रभावित करती हैं। ये ब्यूरो को ज़रूर बताना चाहिए, जिससे कि आम उपभोक्ता जब सामान खरीदने जाए तो वो इस बात की पुष्टि करें कि ये जो सामान क्वालिटी का है वो लगा है अथवा नहीं लगा। कानून की भाषा में ऐसा कहा है कि आप कहते कुछ है और देते कुछ है, ये ग्राहक का शोषण है। और इसलिए इस शोषण को रोकने के लिए ये जो पहल हुई है, मुझे लगता है कि इस पहल का सभी ग्राहकों ने और ग्राहक संगठनों ने इसका स्वागत करना चाहिए और जितनी कंपनियां हैं उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए। अब सवाल उठता है कि रेटिंग्स होती क्या हैं, खासतौर से जब 5 स्टार रेटिंग की बात करेंगे तो वो क्या होती है। दरअसल BEE यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी देश में यही तय करने का काम करता है। ये लगातार तमाम कंपनियों के प्रोडक्ट्स के अलग अलग मॉडलों की स्टार रेटिंग तय करता है। सबसे अच्छे उपकरण को 5 स्टार ऊर्जा वाला लेवल मिलता है। ज्यादा बिजली खपत वाले उपकरणों को 4, 3 या 2 स्टार तक के लेवल मिलते हैं। और 1 स्टार का मतलब होता है बिजली खपत ज्यादा है और सुधार के लिए कुछ नहीं किया गया है। आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि स्टार रेटिंग कैसे तय होती है।
दरअसल ये एनर्जी एफिशिएंसी के फॉर्मूले पर काम करता है। ये एसी के कूलिंग आउटपुट और पावर इनपुट का विश्लेषण करता है। इस आधार पर हर एसी पर एक एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो EER लिखा होता है। अगर किसी एसी पर 2.7 से 2.9 EER लिखा है तो वो 1 स्टार रेटिंग वाला एसी होगा। 2.9 से 3.09 होने पर 2 स्टार का, 3.1 से 3.29 होने पर 3 स्टार, 3.3 से 3.49 होने पर 4 स्टार और 3.5 से ऊपर होने पर वो 5 स्टार रेटिंग वाला एसी होगा। इसे खर्चे की भाषा में आपको अब समझा देते हैं। मान लीजिए कोई अपने घर में 1.5 टन का 5 स्टार एसी इस्तेमाल कर रहा है जो करीब 1450 वॉट पावर इस्तेमाल करता है, तो 1.5 टन ही 3 स्टार रेटिंग वाले एसी करीब 1600 वॉट इस्तेमाल करेगा। अगर 8 घंटे रोज के हिसाब से इसके खर्च को जोड़ें तो महीने में 240 घंटे बिजली का इस्तेमाल होगा। इस स्थिति में 5 स्टार एसी में यूनिट की खपत होगी वो 348 यूनिट्स होगी और 3 स्टार एसी की यूनिट की खपत होगी 384 यूनिट्स, यानी 36 यूनिट्स ज्यादा खर्च होंगी। और सत्ता में अब हमारी अगली खबर जो है उसके लिए फिर से मुझे उसी जगह पर चलना पड़ेगा क्योंकि ये खबर भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये खबर तो करोड़ों लोगों से जुड़ी हुई है और ये खबर है इस मोबाइल फ़ोन को लेकर के। जी हाँ, ये मोबाइल फ़ोन जो स्मार्टफोन आप लोग इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया वाले इस दौर में, मोबाइल फ़ोन आप सभी की ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। लोग उठते बैठते सोते जागते हमेशा अपने हाथ में मोबाइल फ़ोन का रखते हैं, उसका यूज़ करते हैं। आज ऐसे सभी न्यूज़ मित्रों के लिए एक मोबाइल के खतरे की घंटी जो बजी है उसको लेकर के हम आपके सामने आए हैं। इसके बारे में बताने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं और सवाल ये है कि क्या आप अपना मोबाइल फ़ोन इस तरीके से तकिए के नीचे रख करके सोते हैं? क्या आप सोते समय मोबाइल चार्जिंग पर लगातार सिर के पास उसको अपने लगा कर रखते हैं? क्या आप मोबाइल फ़ोन को चार्ज करते हुए कॉल करते हैं और लोगों से फ़ोन पर बात करते हैं? क्या आप भी रात के वक्त फ़ोन चार्जिंग पर लगाते हैं और रील देखते देखते सो जाते हैं? लेकिन क्या आप जानते हैं आपके सिर के पास रखा मोबाइल फ़ोन बम भी बन सकता है? जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बम भी बन सकता है। दरअसल देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स के लिए एप्पल का एक विस्फोटक नोटिफिकेशन आया है, लेकिन ये चेतावनी सिर्फ आईफोन इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए नहीं है, बल्कि इन खतरों पर एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन यूजर्स का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एप्पल ने अपने यूजर्स के लिए फ़ोन चार्ज करने का सही तरीका बताया है और डूज और डोंट्स की एक पूरी की पूरी लिस्ट उन्होंने जारी की है, जिससे हर मोबाइल रखने वाले शख्स को थोड़ा गौर से सुनने की ज़रूरत है। एप्पल की पहला अलर्ट यह है कि रात को सोते समय मोबाइल चार्ज पर लगाकर सिर के पास बिल्कुल भी ना रखें। एप्पल का कहना है कि लगातार चार्जिंग पॉइंट से गर्म होने पर मोबाइल ब्लास्ट होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। एप्पल के मुताबिक मोबाइल फ़ोन गर्म होने से उसमें आग लग सकती है, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है या किसी हादसे की वजह से घायल होने का भी खतरा है। एप्पल के अलर्ट नोटिफिकेशन के मुताबिक सोते वक्त कोई डिवाइस, पावर एडॉप्टर या चार्जर कंबल, तकिए या बिस्तर के नीचे ना हो। आईफोन को थर्ड पार्टी केबल्स या पावर एडॉप्टर से चार्ज ना करें। इसके अलावा एप्पल ने यह भी कहा है कि मोबाइल फोन को किसी लिक्विड या पानी के पास चार्जिंग पर बिल्कुल भी ना लगाएं। लेकिन ऐसा हमने पहले बताया जैसा कि आपको कि एक चेतावनी है जिस पर सिर्फ आईफोन ही नहीं बल्कि हर स्मार्टफोन मोबाइल फोन यूजर को गौर करने की जरूरत है, क्योंकि ये सारे अलर्ट आईफोन के साथ दूसरे सभी स्मार्टफोन्स के लिए भी लागू होते हैं। एप्पल की ओर से जो चेतावनी जारी की गई है उसमें यह भी बताया गया है कि आपका मोबाइल कहीं बम ना बन जाए। इसके लिए आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, इसे भी थोड़ा नोट कर लीजिए। मोबाइल को चार्ज किसी ऐसी जगह पर ही करें जहां अच्छा वेंटिलेशन हो, यानी वो जगह खुली हो और हवादार होनी चाहिए। सावधानी वाले कॉलम में यह भी लिखा गया है कि मोबाइल फोन चार्जिंग पर लगाकर बिल्कुल भी ना सोएं। सस्ते थर्ड पार्टी चार्जर के इस्तेमाल से बचें, यानी किसी सस्ते या दूसरे मोबाइल चार्जर से आईफोन चार्ज बिल्कुल भी ना करें, ओरिजिनल चार्जर ही यूज करें। इसके अलावा आईफोन यूजर्स मेड फॉर आईफोन लेबल वाले केबल्स का ही इस्तेमाल करें। साथ ही चार्जिंग के वक्त मोबाइल फोन पर ना तो गेम खेलें ना ही उस पर कॉल करें। और इन बातों पर आप सभी अमल करने की आपको जरूरत है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों से मोबाइल ब्लास्ट की वजह से कई दर्दनाक हादसे भी हुए हैं। कहीं 8 साल की बच्ची की मौत हो गई तो कहीं मोबाइल में ब्लास्ट की वजह से किसी बुजुर्ग की जान चली गई।
इनमें से कई केस सोते वक्त चार्जिंग पर मोबाइल लगाने की वजह से भी हुए हैं। इसलिए जो चेतावनी एप्पल की ओर से जारी की गई है वो बहुत जरूरी है और बहुत अहम है। इसके अलावा मोबाइल तकिए के नीचे रखने का क्या अंजाम हो सकता है, ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। कुछ वक्त पहले इसकी तस्वीर न्यूयॉर्क पुलिस की ओर से भी पोस्ट की गई थी, जिसमें तकिए के नीचे मोबाइल रखने की वजह से अलग अलग हादसों के बारे में बताया गया था। लेकिन हम सत्ता में बात सिर्फ समस्या की नहीं बल्कि उसके समाधान की भी करते हैं। इसलिए आज आपको हम यह भी समझाते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि एक मोबाइल रखे रखे बम बन जाता है। आखिर मोबाइल फोन में ब्लास्ट होता क्यों है, तो इस पर भी हमने आपके लिए एक कुंजी तैयार की है। असल में मोबाइल फोन में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। यह बैटरी कोबाल्ट ऑक्साइड से बनती है। इस लिथियम आयन बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट नाम का एक सॉल्यूशन होता है जिसके जरिए बिजली पास होती है। जब किसी मोबाइल को चार्ज किया जाता है तो इससे गर्मी निकलना शुरू हो जाती है, यानी बैटरी धीरे धीरे हीट होने लगती है। लेकिन जब इसी बैटरी को ज्यादा चार्ज कर दिया जाता है तो ये ओवरहीट हो जाती है। ओवरहीट होने से मोबाइल फोन के मदरबोर्ड में शॉर्ट सर्किट का खतरा होता है और इसी शॉर्ट सर्किट की वजह से किसी मोबाइल में ब्लास्ट हो जाता है। यानी किसी मोबाइल फोन में ब्लास्ट होने की सबसे बड़ी वजह उसकी बैटरी होती है। यह बैटरी तभी ब्लास्ट होती है जब या तो उसे बनाने में कोई गड़बड़ी की गई हो या फिर बैटरी को ओवरचार्ज किया गया हो। बार बार ओवरचार्जिंग की वजह से बैटरी सबसे ज्यादा खराब होती है और फट जाती है। इसलिए आपको आज यह भी जानने की जरूरत है कि आपको कब इस बात का संकेत मिल जाएगा कि आपके मोबाइल फोन की बैटरी खतरे की घंटी बजा रही है। जब इस्तेमाल करते हुए आपका मोबाइल फोन जरूरत से ज्यादा गर्म होने लगे, जब आपका मोबाइल फोन की स्क्रीन धीरे धीरे ब्लर होनी शुरू हो जाए या फिर मोबाइल की स्क्रीन में पूरी तरीके से डार्कनेस आ जाए। इसके अलावा जब आपके फोन की स्क्रीन बिना टच किए ऑपरेट होने लगे, मोबाइल फोन गर्म होने के साथ बार बार हैंग होना शुरू हो जाए या फिर फोन गर्म होने के साथ जो मोबाइल ऐप्स आपके फोन में हैं उनकी प्रोसेसिंग धीमी हो जाए, तो आपको फौरन अलर्ट हो जाना चाहिए। ये बातें इस बात का संकेत है कि मोबाइल फोन की बैटरी खराब हो रही है और उसे बदले जाने की जरूरत है। आज हमने इस खबर पर आपके लिए मोबाइल टेक एक्सपर्ट से भी बात की है, सुनिए उनका क्या कहना है। सबसे मेन रीजन है और उसमें सबसे पहला रीजन ये है कि हम रात भर अपने फोन को ऐसे चार्जिंग में लगा के छोड़ देते हैं। अगर हम रात भर अपने फोन को चार्जिंग में लगा के छोड़ेंगे तो आज नहीं तो कल एक दिन ऐसा आएगा जिसमें ब्लास्ट होगा, क्योंकि ओवर चार्जिंग होगी। और ओवर चार्जिंग होती है क्योंकि जो बैटरी होती है लिथियम आयन पॉलीकार्बोनेट की बनी होती है, तो अंदर है क्या, कार्बन है। एक दिन ना एक दिन स्पार्क होगा ही होगा। इसलिए कभी भी रात को सोते हुए अपने फोन को फुली चार्जिंग करने के चक्कर में रात को ना छोड़े। दूसरा है कि हम जब भी चार्जिंग करते करते अपने फोन को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इतने ज्यादा बिजी हो गए इस मोबाइल में, हमने अपनी जीवन की श्रृंखला इससे जोड़ दी है। हम इतनी बिजी हो गए कि पूरे दिन इसमें लगे रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं और साथ में चार्जिंग करते रहते हैं। ये बहुत रिस्की है। जब फोन चार्ज होता है तो उसमें से हीट निकलती है, अंदर केमिकल प्रोसेस चल रहा होता है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। तीसरा है, अगर आपकी बैटरी में हल्का सा भी आपको फुलाव दिख रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी बैटरी हल्की सी भी फूल रही है, तो तुरंत उसे चेंज करवाएं। और सत्ता में अब बात करते हैं हिंदुस्तान की एक और स्वदेशी कामयाबी की। देश में चलने वाली कार कितनी सुरक्षित हैं ये अब भारतीय एजेंसी ही तय करेंगी। आज दिल्ली में हुए एक इवेंट में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भारतीय एजेंसी भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया। 1 अक्टूबर से भारतीय एजेंसी कारों को सेफ्टी रेटिंग देना शुरू कर देगी। अब तक ये काम 2 विदेशी कंपनियां ग्लोबल एनकेप और लैटिन एनकेप करती थीं। भारतीय कारों का टेस्ट करके उन्हें सेफ्टी रेटिंग देती थी। ये रेटिंग कई मायनों में भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से फिट नहीं होती थी। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने अपने रेटिंग सिस्टम BN कैप की शुरुआत की है। आपको बता दें, कारों को 0 से 5 स्टार तक की रेटिंग दी जाती है। 0 मतलब अनसेफ और 5 मतलब पूरी तरीके से सेफ। कार रेटिंग्स के कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जिसके आधार पर रेटिंग दी जाती है। सबसे पहले डमी कार को फिजिकली फिट कराया जाता है। डमी कार को अलग अलग एंगल से फिट करवाया जाता है। फिर नुकसान या फिर कहें सुरक्षा का उसका आकलन किया जाता है। मैं जिसे फिट कह रहा हूं, आप उस फिटनेस को जब करेंगे तो उसको पहले हिट करते हैं। इसके अलावा कार में लगे सुरक्षा इक्विपमेंट के आधार पर भी रेटिंग तय की जाती है। डमी कार में डमी पर्सन को बिठाकर हिट कराया जाता है। डमी एडल्ट के इंजरीज को आधार बनाकर पॉइंट तय किए जाते हैं। मसलन उसके माथे में कितनी चोट आई, उसके पैर में कितना फ्रैक्चर हुआ, हिट होने के बाद उसकी पसलियों का क्या हाल है। बड़ी डमी के बाद बच्चे की डमी को गाड़ी में बैठाकर भी टक्कर करवाई जाती है। बच्चों में भी देखा जाता है कि हिट के बाद कितनी चोट लगी
ऐसे कई एंगल्स को ध्यान में रखते हुए हमने न्यूज रील्स एक तैयार की है, जिसे आप देखिए और समझिए कि कैसे अब भारत में ही कारों की सेफ्टी रेटिंग तय होगी। This is the very important thing, that we have to protect the life of the people. And this is the time that we have the highest priority for this, how we can save the life of the people. भारत एनकैप है, ये बेसिकली अपनी कार की मॉडल को टेस्ट कराइए और देखिए कि ये सुरक्षा के मापदंड पे कितनी खरी उतरती है। जैसे कि इसमें टेस्ट किया जाएगा कार को कि जब इसका एक्सीडेंट होता है सामने से, साइड से, तो उसका क्या इम्पैक्ट अंदर बैठने वाले के ऊपर होता है। इसका पूरा असेसमेंट किया जाता है, उसके हिसाब से स्टार रेटिंग मिलती है। और 5 स्टार मतलब सबसे सुरक्षित कार, और 0 स्टार मतलब सुरक्षा के स्तर में ये इसमें काफ़ी कमी है। ये तो एक तो गाड़ी की जो स्ट्रक्चरल सेफ्टी है, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी है, उसको चेक करते हैं। दूसरा जो गाड़ी के अंदर जो एक डमी होता है उसको मेजर करते हैं कि उसको कितना इम्पैक्ट हो सकता है एक्सीडेंट से। इंजरी क्राइटेरिया बोलते हैं उसका एक मेजर होता है, उसके हिसाब से नंबर मिलते हैं। उसके नंबर के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं, अच्छा ये 3 स्टार का रेटिंग है, 4 स्टार का रेटिंग है या 5 स्टार का रेटिंग है। से ये सारा जो डमी वाला जो काम होता है वो किया जाता है। मेन क्या है ना कि ग्लोबल एनकैप की जगह पर अब हमारे देश में खुद ही ये टेस्ट होंगे, तो उससे क्या है कि हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको टाइम की बहुत बड़ी बचत होगी और दूसरा जो खर्चा भी आता है वो भी एक बहुत हद तक कम हो जाएगा। सेंसर्स पूरे तरीके से यूज़ होते हैं और चाइल्ड रेस्ट्रेंट का यूज़ किया जाता है, जो कि हमारे यहाँ पर अभी आया नहीं है या इस लेवल पर यूज़ नहीं किया जा रहा है छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब एक कार मूव हो रही है तो आपकी बॉडी पूरी तरीके से उसी मूवमेंट में है। इसीलिए कोइंसिडेंटली जब हम बच्चों की सेफ्टी की बात करते हैं, आज भी देखा जाए तो बच्चों को विदाउट सीट बेल्ट ही बैठाया जाता है और वो कहीं ना कहीं घूम रहे होते हैं। सो ये सारी टेक्नोलॉजी है जो आपको अल्टीमेटली सेव कर रही है, हर एज ग्रुप को सेव कर रही है। तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें।